चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राजा पार्क स्थित गुरुद्वारा पहुंचे और उन्होंने वहां मत्था टेका और गुरुवाणी का श्रवण किया। बता दें कि बागड़े ने वीर बालक दिवस पर 10वें गुरु गोविंद सिंह की 4 साहिबजादों के बलिदान को भी याद किया और कहा कि भारतीय संस्कृति में यह वीरता और शौर्य की अनूठी मिसाल है। उन्होंने कहा कि यह दिवस उनके शौर्य और त्याग के स्मरण का है। राज्यपाल ने भारत की शौर्य परंपरा के पर्याय गुरु गोविंद सिंह जी की एवं उनके 4 साहिबजादों को नमन करते हुए गुरुद्वारा साहिब में उन्हें श्रद्धा निवेदित की। और साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल ने वीर बालकों के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए नमन किया। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और स्वर्गीय मनमोहन सिंह के सम्मान में राज्य में 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 7 दिन की राजकीय शोक रहेगा और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। बता दें कि किसी भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में हो गया। बता दें कि भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और अंतिम संस्कार के दिन सभी राजनयिक मिशनों एवं विदेशों में भी उच्चायोगों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है और सीएम शर्मा ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। तो 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक जो है राजकीय शोक रहेगा और ऐसे में जो है अंतिम संस्कार के दिन सभी राजनयिक मिशनों एवं विदेशों में भी उच्चायोगों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। तो वहीं भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपूरणीय क्षति बताया है और ऐसे में जो है ये निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। सीएम शर्मा ने जो है ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति की प्रार्थना की है। उधर राजस्थान विधानसभा ने जो है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके निधन को देश के साथ ही विश्व के आर्थिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। प्रतिपक्ष ने नेता जूली ने अपने शोक संदेश में बताया कि मनमोहन सिंह का जन्म पाक के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। देश के विभाजन के बाद में मनमोहन सिंह का परिवार भारत आ गया था और पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर जो है की पढ़ाई की और बाद में जो है मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया। और आपको बता दें कि मनमोहन ने अर्थशास्त्र के शिक्षक के तौर पर भी काफी ख्याति अर्जित की और वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। जूली ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार रहे। मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर, उसके बाद जो है पीएम के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने कहा कि देश उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें सदैव आदर और सम्मान से याद करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और जिसमें सरकार, प्रशासन और जनता सभी का योगदान आवश्यक है। और मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए और प्रदेश भर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। साथ ही जनसाधारण को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों की बेहतर देखरेख हेतु राज्य में 6E एजुकेशन, इंजीनियरिंग,
इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर एवोल्यूशन एंगेजमेंट आधारित रणनीति के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाए। बताया कि जोन 11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अजमेर रोड, भांकरोटा, जयसिंहपुरा, जिला जयपुर में 30 फीट रोड सीमा पर कब्जा अतिक्रमण कर पत्थर डालकर तारबंदी कर रास्ता अवरुद्ध किया गया था, जिससे स्थानीय लोगों और आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही आज जोन 11 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से हटवाया जाकर और 30 फीट रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसी तरह कई क्षेत्रों में भी अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई की गई। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर टोंक से मिल रही है, जहां पर NH 52 पर बंद पड़े पुराने स्लॉटर हाउस को ध्वस्त करने का मामला सामने आया है, जहां पर AIMIM नेता काशिफ जुवेरी ने सौंपा मामले को लेकर ज्ञापन। नगर परिषद आयुक्त के नाम जो है ज्ञापन सौंपा गया है। स्लॉटर हाउस के लिए जगह देने की उसमें मांग रखी गई है। शहर में बड़ी आबादी के मांस के सेवन का भी हवाला दिया है। पुराने स्लॉटर हाउस को तोड़े जाने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं टोंक से, जहां पर NH 52 पर बंद पड़े पुराने स्लॉटर हाउस को ध्वस्त करने का ये पूरा मामला है, जहां पर AIMIM नेता काशिफ जुवेरी ने मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है। नगर परिषद आयुक्त के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि स्लॉटर हाउस के लिए जगह देने की मांग रखी गई है। शहर में बड़ी आबादी के मांस के सेवन का भी इसमें हवाला दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने गुरुवार को डिंडोल जयपुर में स्थापित राजस्थान राज्य बीज निगम के विधान केंद्र और विधायक केंद्र, राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन सेंटर, अनार उत्कृष्टता केंद्र और राजहंस नर्सरी का अवलोकन किया। शासन सचिव ने उत्कृष्टता केंद्र पर स्थापित शेडनेड हाउस, पॉली हाउस, नर्सरी ब्लॉक और मातृ वृक्ष ब्लॉक ऑटोमेशन यूनिट का निरीक्षण कर उत्कृष्टता केंद्र और नर्सरी में उगाए जा रहे पौधों और सब्जियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली है और उत्कृष्टता केंद्र और राजहंस नर्सरी पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के नर्सरी मॉडल को लेकर अध्ययन कर राजस्थान की जलवायु के मद्देनजर आवश्यक सुधार कर अपनाने की सलाह दी है। उत्कृष्टता केंद्रों पर पानी की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की जानकारी लेकर ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल संग्रहण हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को तीसरे वीर बाल दिवस उत्सव के अवसर पर सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को साहस, नेतृत्व और दृढ़ता के महत्व पर प्रेरणादायक संदेश भी दिया। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस अवसर पर जयपुर में OTS स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में कार्यक्रम के दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण में उपस्थित रहकर सहभागिता की और उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस के अवसर पर सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह प्रसन्नता की बात है। 17 वीर बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 17 विजेता बच्चों में से 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं, जो कि बालक बालिकाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। उधर अलवर सांसद एवं केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव का बहरोड के RPS इंटरनेशनल स्कूल, नीमराणा के राठ इंटरनेशनल स्कूल और भिवानी के SS क्रिकेट अकादमी में फीता काटकर
और गुब्बारे उड़ाकर शुभारंभ किया। वहीं पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर शहर के आरआर कॉलेज को सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बहरोड ब्लॉक से प्रतियोगिता में खेलने वाली प्रथम दोनों टीमों के कप्तानों के साथ टॉस कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से खेल प्रतिभाओं का आगे लेकर आना और अलवर सांसद खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव के अंतर्गत जिले में 2 चरणों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पहले चरण में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में खो खो, कबड्डी और कुश्ती, बास्केटबॉल और प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। उधर मानव कल्याण जन सेवा समिति के द्वारा चित्रकूट धाम में आयोजित करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा में चौथे दिन कथावाचक अवध बिहारी शास्त्री ने भक्तों को कृष्ण जन्म की कथा का श्रवण करवाया और साथ ही कहा कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार ने जन्म लिया तो वासुदेव और माता देवकी की हथकड़ी अपने आप खुल गई और कारागार में लगे ताले टूट गए। वहीं वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। साथ ही ब्रजवासियों को जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समाचार क्या मिला तो पूरे ब्रज मंडल में उत्सव छा गया और चारों तरफ खुशी ने छाई हुई। नंद बाबा ने नंद भवन के खजाने ब्रजवासियों के लिए खोल दिए। साथ ही कथावाचक ने कहा कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है और माता पिता की सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2 दिवसीय कोलकाता यात्रा के दौरान गुरुवार को वहां के विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। देवनानी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित शक्तिपीठ मंदिर में मां काली के दर्शन किए और वे हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित बेलूड़ मठ गए। और आपको बता दें कि आध्यात्मिक स्थलों पर श्री देवनानी ने पूजा अर्चना और आरती कर सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। देवनानी ने बताया कि कालीघाट शक्तिपीठ देश की प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है। उन्होंने बताया कि बेलूड़ मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है और यह मठ सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी है और यहाँ रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर शोध, अनुसंधान और प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमन बनर्जी ने शिष्टाचार मुलाकात हुई। बनर्जी ने देवनानी की राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचार और राजस्थान विधानसभा की संसदीय परंपराओं और पश्चिम बंगाल विधानसभा की परंपराओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। और वहीं इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से भी मुलाकात की और अधिकारी ने देवनानी का शॉल उड़ाकर उनका मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर सम्मान भी किया। देवनानी और अधिकारी की पश्चिम बंगाल से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। उधर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा अवलोकन किया गया। मंत्री दिलावर द्वारा सरस मेले के सभी स्टॉलों का अवलोकन किया गया और विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके उत्पादों की सराहना की गई। बता दें कि शासन सचिव सहकारिता विभाग मंजू राजपाल और जनप्रतिनिधिगणों द्वारा भी मेले का अवलोकन किया गया एवं महिलाओं के उत्पादों की सराहना भी की गई और प्रेरित भी किया गया। डूंगरपुर एवं जयपुर जिले के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी मेले का भ्रमण किया गया। इस मेले से प्रभावित होकर आगामी मेले में स्वयं के उत्पादों के साथ में भागीदारी निभाने की मंशा जाहिर की। उधर भारतीय जनता पार्टी टोंक के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता की अध्यक्षता एवं
धुआंकला गुरुद्वारा आश्रम के संत शेर सिंह महाराज और राष्ट्रवादी संत मनीष दास महाराज के आतिथ्य में गुरुवार को नामदेव धर्मशाला में 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह के 2 छोटे पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया गया। और बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर उनके छोटे बेटों और साहिबजादा जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह की शहादत का सम्मान करने का काम किया है। वहीं मेहता ने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है और ऐसे में गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बेटों साहिबजादों ने दीवार में चुनना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं जिससे कि उनके मन में अपने देश की सनातन और संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने हेतु देश के लिए मर मिटने का भाव उत्पन्न हो सके। संदेश ये है कि समाज में जो विघटन हो रहा है, जातिवाद में लोग बट रहे हैं, हिंदू का ही एक अंग सिख थे और सिख आज अलग हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो सिख हैं, हम हिंदू हैं ही नहीं। आओ अब ये जो हिंदुओं के लिए जिनके पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, उसको अगर हिंदू उस बलिदान को उनके सामने एक कार्यक्रम के रूप में रखते हैं तो उनका हृदय परिवर्तित होगा और ये लगेगा कि रियलिटी में हम पहले हमारे पूर्वज हिंदू के लिए ही लड़े और हम हिंदू हैं। अभी उनको एक धारणा बन चुकी है कि भाई हम सरदार हैं, हम सिख हैं और हम भारत देश के लिए अलग देश भी बनाना चाह रहे हैं। तो उन सारे जो विफल उनका जो उद्देश्य है कि भाई हम अलग से खालिस्तान बनाए, उसको रोकने के लिए ये कार्यक्रम सबसे बड़ा भूमिका निर्वाह करेगा। और मोदी जी का भी इस पर पहल है और सारे लोग भी इसके लिए सहमत हैं। वीर बाल दिवस मनाने का दूसरा वर्ष है और माननीय प्रधानमंत्री ने इसको आज बाल राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा की है। आज इस वीर बाल दिवस पर जोरावर सिंह, साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह की वो शहादत को आज देश और दुनिया के अंदर पता पड़े। उस वीर बाल दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच के अंदर हमारे धुआं गुरुद्वारे के संत बाबा शेर सिंह जी भी आज इस कार्यक्रम में पधारे और पलाई से हमारे संत मनीष दास जी महाराज भी आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं और बड़ी संख्या में समाज के बंधु आज इस कार्यक्रम के अंदर निश्चित आए। एक संदेश देने का काम करा है कि प्रधानमंत्री महोदय का सोच को, विचार को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इस वीर बाल दिवस की घोषणा कर और जो दोनों साहबजादे हैं जिनने वो शहादत दी है, जो दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसा पुत्र नहीं जना जिसने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो शहादत दी है, उसको पूरी दुनिया भूल नहीं सकती। 7 साल की 9 साल की उम्र के बच्चे बालक साहबजादों जिनने अपनी शहादत देकर धर्म की रक्षा करी है, ऐसे वीर साहबजादों को मैं अपनी ओर से श्रद्धा सम्मान करके प्रणाम करता हूँ। समाज से अपेक्षा भी करता हूँ कि हम अपने समाज परिवार के अंदर इन वीर बाल साहबजादे वीर बालकों का हम जिक्र करें, उनकी प्रेरणा बनाएं, उनके बच्चों के उनके जीवन के बारे में बताने का प्रयास करना चाहिए। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अजमेर रोड हादसे में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी की असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। राठौड़ ने परिजनों को यह विश्वास दिलाया कि बीजेपी परिवार इस दुख की घड़ी में पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि स्वर्गीय राधेश्याम चौधरी पार्टी के प्रति समर्पित एक निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने सदैव संगठन की मजबूती और समाज सेवा को प्राथमिकता दी और उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके द्वारा किए गए कार्य और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और इस दुख के समय में भगवान से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस अपार शोक को सहन करने की शक्ति और संबल दें। इस दौरान पूर्व सांसद रामचरण बोहरा और विधायक कैलाश वर्मा सहित बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित रहे। उधर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित सबको बीमा अभियान 2047 के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता प्रचार रथ को गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर
रवाना किया गया। बता दें कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक और योजना के नोडल अधिकारी महिपाल मोटसरा, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के जिला प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा और योजना प्रभारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी मांगीलाल बिश्नोई आदि ने कार्यालय परिसर में रवाना किया। और मोटसरा ने बताया कि प्रचार रथ का उद्देश्य आमजन में बीमा के प्रति जागरूकता पैदा करना। उन्होंने बताया कि प्रचार रथ के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक और बीमा के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान प्रोग्रामर महेंद्र शर्मा, संस्थापक प्रभारी विजय सिरोही आदि विशिष्ट अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। देश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत पूरे देश में आमजन का प्रकृति परीक्षण किया गया। अभियान के अंतर्गत पूरे देश में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संस्थाओं ने 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक किए जाने वाले प्रकृति परीक्षण के आंकड़ों को NCISM द्वारा गुरुवार को जारी किया। NCISM द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में अभियान के अंतर्गत नागरिकों का प्रकृति परीक्षण किया गया। पूरे देश में प्रकृति परीक्षण करने वाले संस्थानों में से जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा 2,38,609 नागरिकों का प्रकृति परीक्षण करके देश में प्रथम स्थान पर रहा है। साथ ही कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने संस्थान को प्रथम स्थान मिलने पर देश की प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा इतनी बड़ी संख्या में आमजन का प्रकृति परीक्षण करने के संस्थान के चिकित्सकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी मेहनत परिणाम, जिसके कारण पूरे देश के आयुष संस्थानों में से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को प्रथम स्थान मिला है। कुलपति ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों के साथ में सरकारी एवं निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, समाजसेवी संगठन एवं इस अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग के लिए आभार जताया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार LPG के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए अभियान के तहत गठित टीम ने विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी पवन सुथार, प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव की टीम के औचक निरीक्षण इस टीम में शामिल रही। सिनेमैजिक के पास में श्री कृष्णा बिल्डर्स के सामने बाड़े में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध दुरुपयोग की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर भंवरलाल को घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग और भंडारण करते हुए पाया गया। उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 16 गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और गैस रिफिलिंग मशीन जब्त की गई है। इसी टीम ने मुक्ता प्रसाद नगर में आकाश स्वीट्स के पास सलाम कुरैशी को घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रूप से गैस भरते हुए पाए जाने पर 1 सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और गैस रिफिलिंग की मशीन जब्त की गई है। इन दोनों प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध LPG अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उधर सरमथुरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा और बांदीकुई विधायक GR खटाना का साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। और साथ ही इस संदर्भ में विधायकों ने कहा कि हमें सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे पार्टी मजबूत रहे। और साथ ही धौलपुर दौरे को लेकर कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि धौलपुर जिले में कार्यकर्ता की मेहनत साफ झलक रही है, क्योंकि आगामी दिनों में हुए विधानसभा चुनावों में बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ी में कांग्रेस पार्टी के विधायक बने वही और अपने आप को मजबूत बताने वाली भारतीय जनता पार्टी जिले में खाता भी नहीं खोल पाई है, क्योंकि ये सब कार्यकर्ताओं की एकजुटता का ही परिणाम है। और इसलिए हमें आपसी मतभेद को भूलकर पार्टी हित में कार्य करना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस मजबूत हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।